इट्स कमिंग। और भी कुछ था जो आपको पूछना था ना शायद? क्या आपने कुछ बोला था कि रिवाइज करेंगे? जी, त्रिकोण के बारे में और सूर्य भगवान और चंद्र भगवान के प्लैनेट, आई मीन जो राशि थी उनकी एग्जॉल्टेड है, वो एक कंफर्मेशन चाहिए था। क्योंकि जहाँ पे मैं देख रहा था हाउस 1, 5 और 9 तो धर्म त्रिकोण का बताया गया है, लेकिन एग्जॉल्टेड राशि सिर्फ मेष ही बताई जा रही थी और सिंह राशि, स्वराशि, धनु को एग्जॉल्टेड नहीं बताया गया था। एग्जॉल्टेड हर प्लैनेट की सिर्फ एक ही राशि एग्जॉल्टेड होगी, मतलब हर प्लैनेट सिर्फ एक ही राशि में एग्जॉल्टेड होगा, ठीक है? एवरी प्लैनेट विल गेट एग्जॉल्टेड इन वन पर्टिकुलर राशि, और इसी का जस्ट ऑपोजिट जो राशि पड़ेगी उसमें डेविएटेड हो जाएगा जी, ठीक है? बाकी क्योंकि हर नक्षत्र, हमने आपको बताया था 27 नक्षत्र है और 9 प्लैनेट्स हैं। अगर हम डिवीजन करेंगे तो 3 नक्षत्र टू ईच प्लैनेट रेशियो आता है जी, ठीक है? हर नक्षत्र के पास में 3-3 मतलब हर प्लैनेट के पास में 3-3 नक्षत्र उसको मिलते हैं। अब ये 3 नक्षत्र कहीं ना कहीं 3 अलग अलग राशियों में जाएंगे, है ना? तो ये जहां जहां भी चले जाएंगे उस पर्टिकुलर राशि में अपना प्रभाव ग्रह अच्छा रखेगा। बहुत इजी है ना जी। जैसे एक बिल्डिंग है हमारे पास में, उसमें 27 कमरे हैं और उसमें 9 लोग रहने वाले हैं, ठीक है? तो हर एक के हिस्से में 3-3 कमरे आ जाएंगे, ठीक है? एवरी इंडिविजुअल विल गेट 3 रूम्स, ठीक है? अब जब वो ग्रह अपने उन रूम्स में रहेगा तो वो अपने आप को कैसा महसूस करेगा? कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर महसूस करेगा। भाई हाउस इज ऑल अबाउट व्हाट? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द सेंस ऑफ सेफ्टी, है ना? तो यही होता है, ठीक है? अदरवाइज एक्सॉल्टेशन विल ओनली हैपन इन वन पर्टिकुलर राशि, ठीक है? एक्सॉल्टेशन और डिविलिएशन केवल एक राशि में होगा, ठीक है? इसके अलावा क्या होती है ग्रहों की? मूल त्रिकोण राशि होती है और स्वराशि होती है, ठीक है? मीन्स देयर ओन साइन, स्वराशि, ठीक है? हमें पता है सारे ग्रहों के पास में अपनी 2-2 राशियां हैं, केवल जो रॉयल ग्रह हमारे हैं चंद्रमा और सूर्य, उनके पास एक राशि है, ठीक है? तो वो मेन राशि लेकर के बैठ गए, बाकी सबको बांट दी 2-2 राशियां, है ना? भाई राजा रानी ने अपने अपने महल ले लिए और बाकी को कह दिया कि आप बाकी समझ लो अपना अपना, जिसको भी समझना है, ठीक है जी? और आप कुछ त्रिकोण के बारे में भी बात कर रहे थे जी। ये आई मीन त्रिकोण का नंबर मैं समझ गया, 1, 5, 9 और फिर वैसे ही नंबर एक आगे बढ़ता है, 2, 6, 10। आपने धर्म त्रिकोण का बताया था, इट मेक्स द पर्सन मोर रिलीजियस। वैसे ही काम त्रिकोण का आपने बताया था, डिजायर। इसका समझना था अर्थ त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। देखिए क्या आएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए अपने यहाँ पे क्या है, सनातन धर्म में हमारा जो वैदिक सिस्टम है, जो हमारा वेद की परंपरा है, उसमें हमारे पास में वर्ण आश्रम की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? वर्ण और आश्रम की, ठीक है? तो वर्ण हमारे पास में है 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ऊपर के क्रम से है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ये नीचे के क्रम से आप ले लीजिए, किसी भी क्रम से आप ले लीजिए, ठीक है? हमारे पास 4 वर्ण हैं और हमारे पास क्या है? 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है? सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, ठीक है? हमारे पास 4 आश्रम है और इन चारों से संबंधित हमारे 4 पुरुषार्थ भी हैं। 4 पुरुषार्थ क्या है? 4 फल समझ लीजिए। पुरुषार्थ का अर्थात मतलब अर्थ समझ लीजिए फल, ठीक है?
या हमारे कर्म, दोनों कर्म और फल एक ही चीज है, ठीक है। कर्म और फल एक ही चीज होता है, कर्म और भाग्य एक ही होता है। बहुत डिबेट चलती है कि कर्म करें कि भाग्य से मिलेगा, है ना। डुअलिटी बना रखी है लोगों ने दिमाग में। बेसिकली कर्म इज योर ओनली भाग्य, भाग्य इज योर ओनली कर्म, है ना। कर्म और भाग्य में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो इन तीन चीजों में, चारों में आपस में सिमिट्री है एक तरीके की। सो धर्म सबसे बढ़िया फल हमारा क्या है, हमारा कर्म। अगर ऐसा कर्म हम करें जिससे हमारा धर्म मजबूत हो, तो वो हमारा सबसे सर्वोच्च कार्य है, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म त्रिकोण में हमने देखा फर्स्ट हाउस से स्टार्टिंग है धर्म की। तो फर्स्ट, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, अर्थ। क्या हो जाएगा, अर्थ। थर्ड हाउस हमारा काम में आ गया, और चौथा हाउस हमारा मोक्ष में आ गया। फिर फिफ्थ हाउस हमारा धर्म में आ गया, छठा हाउस अर्थ आ गया, सेवेंथ हाउस काम में आ गया, स्पाउस का होता ही है काम का, है ना, पार्टनर का होता ही है। एट्थ हाउस हमारा मोक्ष का आ गया। फिर नाइन्थ हाउस हमारा धर्म का आ गया, 10th हाउस हमारा अर्थ का आ गया, 11th हाउस हमारा काम का आ गया, और 12th हाउस हमारा मोक्ष का आ गया जी। तो अगर ओवरऑल 12 हाउसेस हैं, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। अगर हम डिवीजन करें तो हर एक के पास में 3 हाउसेस मिल जाएंगे, और वो ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे, त्रिकोण फॉर्म करेंगे। तो 1, 5, 9 धर्म के स्थान हो गए। ऐसे हमारा 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण हो गया। क्या हो गया, अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण। तो किसी की कुंडली का धन देखना है आपको, तो आपको उसका अर्थ त्रिकोण देखना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। अर्थ त्रिकोण मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ वेल्थ एनीवन इज गोइंग टू एक्युमुलेट, ठीक है। अर्थ त्रिकोण में 10th हाउस में हम फेम एंड नेम भी देखेंगे, पद प्रतिष्ठा भी देखेंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में हम फैमिली वेल्थ देखेंगे, एंसेस्ट्रल वेल्थ देखेंगे, ठीक है, उसके रिसोर्सेस को देखेंगे। 6th हाउस में हम उसके चैलेंजेस को देखेंगे, उसके रोजगार को देखेंगे, उसकी जॉब को देखेंगे, है ना। 6th हाउस ऑल अबाउट मनी। So 2, 6 and 10, these are the अर्थ त्रिकोण, अच्छा। wealth triangle related to wealth. Got it? And similarly 3, 7 and 11, these will form काम त्रिकोण, जी। 3, 7 and 11. Okay? So these are basically your desires. किसी भी व्यक्ति की डिजायर आपको देखनी है, महत्वाकांक्षा देखनी है, तो आप उसके 3rd, 7th और 11th हाउस का एनालिसिस करिए, ठीक है। दैट इज व्हाई 11th हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स, ठीक है, इज ऑल अबाउट सोशल ग्रुप्स, इज योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। तो वहां से क्या होती है, जितना आपका बड़ा ग्रुप होगा उतनी आपकी डिजायर सेटिस्फाई होगी ना। आपका ईगो सेटिस्फाई कैसे होता है, द मोर यू गिव ऑर्डर्स टू अदर, दिस इज द ओनली थिंग दैट सेटिस्फाइज योर ईगो, ठीक है। सो दैट विच इज फुलफिल्ड फ्रॉम द 11th हाउस। तो 11वें भाव से क्या होता है, कामनाओं का, तीसरे हाउस से कामनाओं का, और सप्तम भाव से कामनाओं का विचार किया जाता है। अब हमारे बच गए मोक्ष के त्रिकोण, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ठीक है। 4, 8 और 12, 4, 8 और 12। तो 4th हाउस क्या है, जो राशि चक्र हमारे बना हुआ है पूरे मंडल में, ब्रह्मांड में, तो कर्क राशि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, एंड मकर राशि इज द, मतलब एकदम जो सर के ऊपर हमारा पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज द मकर राशि। और जो ठीक हमारे बिल्कुल बिलो है वो कर्क राशि है। दैट इज व्हाई सन जब मकर राशि में होते हैं तो बोलते हैं ना मकर संक्रांति, उसका महत्व है। ठीक बिल्कुल सर के ऊपर जब सन होते हैं तो अपने फुल पावर में रहते हैं, मकर में रहते हैं। दैट इज व्हाई सन इन 10th हाउस कंसिडर्ड एज दिग्बली, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। जब सन एकदम टॉप पे होते हैं, मैक्सिमम हीट पहुंचाते हैं ना अर्थ को, फिर साइड वेज में जब जाते हैं तो कम हो जाता है। दैट इज व्हाई मकर राशि में, मतलब 10th हाउस में
सन जब भी आते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर के आते हैं और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि का कारक बनते हैं। गेटिंग इट? अभी क्या है, अभी हमने देखा था 159 की स्टडी करी थी सन के रिगार्डिंग, है ना, दे बेस्ड ऑन देयर नक्षत्र, कि सन अपने 3 नक्षत्रों के आधार पर इन 3 राशियों में भ्रमण करेंगे तो अच्छा फल देंगे धर्म त्रिकोण। अब लेकिन 10th हाउस इज रिलेटेड टू अर्थ त्रिकोण, ठीक है, बट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सन की है, इसलिए वहां पे अपना बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, ठीक है, गेटिंग इट? जी शत्रु की राशि है मकर राशि, शनि उनके शत्रु है ना, शनि इज कंसिडर्ड टू बी शत्रु ऑफ सन, जी लेकिन फिर भी अपनी प्रॉपर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर के बैठते हैं सन 10th हाउस में, गेटिंग इट? और देवताओं का जागरण होता है, देवताओं का जागरण होता है भाई, मकर संक्रांति के दिन ही तो देवताओं का जागरण होता है, अपनी नींद से जागते हैं देवता। तो सूर्य जब अपने पुत्र की राशि में आते हैं तो देवता जागृत हो जाते हैं, मतलब पिता जब भी पुत्र की राशि में आएगा, पुत्र के घर में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में देवता भी जागृत अवस्था में रहेंगे, गेटिंग इट? जी सो दिस इज ऑल अबाउट द त्रिकोर्स। तो 4, 8 एंड 12 अब देखने को कहा जाता है 8वां हाउस है, बहुत बुरा होगा, लेकिन इट्स गिविंग यू मोक्ष, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग यू। 4th हाउस इट्स ट्रांसफॉर्मिंग यू, 12th हाउस इट्स ट्रांसफॉर्मिंग यू, है ना, वो आपका मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष को हमको समझाइए, Liberation. आपने एक एक एग्जांपल लीजिए अपने लाइफ का और मुझको समझाइए मोक्ष क्या है, व्हाट इज मोक्ष, योर Liberation. योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोक्ष। सर मोह माया को छूट जाना। आपका एग्जांपल है, आपने एक्सपीरियंस किया है इसको रियल लाइफ में। बहुत ही सटल चीजें बतानी है, जो आप डे टू डे करते हैं उसमें से कुछ बताना है। जैसे हम आपको बता देते हैं, आपको प्यास लगी, आपको प्यास लगी, आपने एक गिलास पानी लिया और पी लिया, अब आपकी प्यास बुझ गई है, अब प्यास से आपका मोक्ष हो गया, गेटिंग इट? now you are not interested in water, okay, now you are not interested in water, the desire regarding the water is fulfilled now, this is the moksha, ठीक है? अब अनासक्त हो गए, अब तो पानी पी लिया, अब प्यास नहीं रह गई, अब अनासक्त हो गए, आसक्ति से दूर हो गए ना। अभी तक पानी की आसक्ति थी, जब तक हम प्यासे थे तब तक हमें पानी की आवश्यकता थी और उसके प्रति आसक्ति भी थी। जैसे ही हमने पानी को पी लिया, पानी ने अपना धर्म निभाया। पानी का धर्म क्या है? तृष्णा को दूर करना, प्यास पिपासा को दूर करना। उसने अपना धर्म निभाया और हमें मोक्ष का अनुभव प्रदान किया। दिस इज डे टू डे लाइफ मोक्ष, ठीक है? A situation where you are stuck and you get out of that situation. This is only moksha, nothing else. कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत फंसा हुआ है, उसको लग रहा है कि ये उसके लिए करने के लिए नहीं है, पर फिर भी वो due to several conditions he is stuck into that position and he's not able to find a way out. After a few time क्या होता है कि कुछ भी ऐसा हुआ कि वो वहां से दूर हो गया, तो he will feel like relief in himself, right? So this is moksha. This is what? मोक्ष, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? धीरे धीरे ऐसे ही होता है मोक्ष जी। चीजों के प्रति मोक्ष ऐसे ही होता है। हमारी आशा जिस दिन खत्म हो जाएगी, है ना, जिस दिन हमारी आशा खत्म हो जाएगी वो हमारा आध्यात्मिक मोक्ष हो जाएगा, ठीक है? So the ultimate house, 11th house of desires,
and that desire, when it gets dissolved, will go to the 12th house of moksha, the ultimate house of moksha, 12th house. देखिए 3 हाउसेस हैं, ठीक है, three houses are there for everything. Third is also desire, seventh is also desire, 11th is also desire. अच्छा, थर्ड वाले की डिजायर पूरी हो गई तो चौथे वाले का काम आएगा, सातवें वाले की पूरी हो जाएगी डिजायर तो आठवें वाले का काम आएगा, 11th वाले की डिजायर जब डिसॉल्व होगी तब 12वें वाले घर का मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगी, आई कि नहीं आई? नहीं ऐसे उसका मीनिंग तो समझ में आया, मतलब धर्म के लिए क्या चश्मा लगा के देखना है, काम के लिए क्या पर्सपेक्टिव देना है, और वैसे आपने अर्थ का बताया, धन योग और मोक्ष के बारे में बताया। आई गेस हाउसेस के बारे में मुझे पता नहीं, इसलिए मैं उनके एडिशनल ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा हूँ, बट उनका नेचर समझ पा रहा हूँ त्रिकोण का, है ना। धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी जी, है ना। एक कहानी की तरह आप सुनते रहिए। हमने बताया था ना, जिनके श्रवण समुद्र समान ना, हम ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर दैट। सुनने का महत्व है, सुनते 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 वो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। ठीक है, इट मतलब इट ऑटोमेटिकली गेट्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आप कभी बहुत मेहनत करेंगे नहीं समझ में आएगा, और कभी कभी आप एकदम चुपचाप बैठे होंगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी में तो होगा ही होगा, 100% होना है। अगर ये नहीं हो रहा है ना, मतलब अभी तो नहीं कह सकते, अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, बट वंस यू विल गेट इनटू द पोजीशन ऑफ डूइंग चिंतन, रिगरस चिंतन, दिस विल स्टार्ट हैपनिंग, एंड डे टू डे बेसिस पे होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते स्ट्राइक कर जाती हैं। प्लान करके नहीं बैठते कि यही पढ़ाएंगे आज, वो बात करते करते स्ट्राइक कर जाती है। एंड आई ऑल्सो फील अमेज्ड, है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, बट नथिंग इज लाइक दैट। Neither am I teaching nor you are learning, है ना। It's only a process. Someone else is teaching, someone else is learning. Neither I am teaching nor you are learning. Okay, there is a process of flow which is happening at its own pace. ठीक है, जैसे एक नदी का झरना अपने आप बह रहा है ना, कोई उसको बहा नहीं रहा है। नदी को नहीं पता कि नदी ये थोड़ी ना कह सकती कि मैं बह रही हूं। अभी ग्रेविटी नहीं होगी तो नदी क्या करेगी बताइए? झरना कहां से बहेगा? अगर ग्रेविटी नहीं होगी धरती में, झरना कैसे बहेगा? नदी ये नहीं कह सकती कि मैं बह रही हूं। सिमिलरली आई कैन नॉट से दैट आई एम टीचिंग यू, इट्स ओनली अ प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, एंड ये धीरे धीरे जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा, इसमें बहुत मजा आती है, बहुत आनंद आता है। गीता, या आप गीता नहीं पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए। तुलसीदास जी की है ना रामचरितमानस, उसमें उन्होंने हर चीज का निचोड़ लिख दिया है। एक पन्ना डेली पढ़िए। और अभी अच्छा, आप लोग बताइए कि कितना समय आप लोग डेडिकेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए? डेली में एटलीस्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स। दर्शना जी आप बताइए। 1-1.5 घंटा। एक्चुअल में फ्रॉम टुमारो नवरात्र इज स्टार्टिंग, दैट इज व्हाई, नवरात्र, है ना, सो दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट रीडिंग रामायण फ्रॉम टुमारो। यू मस्ट बी हैविंग इट एट योर होम। अच्छा, वो जो 9 दिन में खत्म करना होता है। 9 दिन में खत्म थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जी हमें खत्म क्यों करना है किसी चीज को, हमें तो आनंद लेना है ना, जी, है ना। हनुमान जी की तरह बनना है। हम हनुमान, मैं गीता पढ़ रहा हूँ। गीता पढ़ रहे हैं? स्टार्ट किया है मैंने अभी। चलिए गीता पढ़ते रहिए, और ये 9 दिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जो भी आप करते हो रेगुलर बेसिस पे वो आप करिए, है ना। वैसे तो दीज आर द वेरी पावरफुल 9 days। ठीक है, जो अच्छे अच्छे साधक होते हैं वो दूसरों का अनुष्ठान भी नहीं करते।
जनरली चैत्र के नवरात्र और अश्विन के नवरात्र में आप देखते होंगे पुजारी लोग या जो पुरोहित होते हैं वो दूसरों के अनुष्ठान करते हैं, नवरात्र पे लोग करवाते हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्र आते हैं इसमें नहीं करते अनुष्ठान दूसरों के लिए, बस दिस इज फॉर देयर सेल्फ, यस है ना। इस समय उनका बैंक बैलेंस मजबूत होने का टाइम है, जी बहुत बहुत पावरफुल टाइम होता है ये, एंड स्पेशली दिस समर वन, ये विंटर्स में भी पड़ेगा, लेकिन ये जो समर का होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो वॉट एवर यू कैन डू, मतलब अगर किसी चीज का आपका ऑलरेडी है रेगुलर मतलब प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप उसी को कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दीजिए उसका, है ना। जैसे अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा को बढ़ा हनुमान दें चालीसा वैसे। पढ़िए, हाँ। जी, अच्छा। Recite it 7 times. Are you reciting it 7 times? सैटरडे 7 टाइम्स कर रहा हूँ, बाकी अदर डेज आई एम डूइंग इट वंस। Okay. तो अभी क्या करिए, 9 दिन तो परमानेंट 7 टाइम्स करिए, ये तो बहुत ही मिनिमम है। 7 टाइम्स मीन हार्डली 10 to 15 मिनट्स। दर्शना जी, आप जितना पढ़ सकते हैं रामचरितमानस पढ़िए, जी ठीक है। हनुमान जी के केस में आपको बताएं, मतलब मैंने स्टोरी सुनी है, बहुत सारे भक्तों की भगवान ने परीक्षा ली, बट टिल नाउ आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी स्टोरी कि राम जी मतलब हनुमान जी की परीक्षा ली। बहुत सारे भक्त हुए हैं ना भगवान के, भगवान के तो बहुत भक्त हुए हैं, भगवान ने बहुत परीक्षाएं ली हैं भक्तों की, अपने नारद जी की परीक्षा ली है, माया दिखा दी, पूरा चक्कर में डाल दिया, है ना। लेकिन हनुमान जी के बारे में अभी मैं ऐसा कोई स्टोरी मुझे जानने में नहीं आई कि हनुमान जी की भी परीक्षा ली गई हो, ठीक है। सो हनुमान जी एक बहुत एग्जॉल्टेड, मतलब एक बिल्कुल वो फनल की तरह रहते हैं, यू नो व्हाट, एकदम निश्चल हैं और श्री राममय हैं, उनके अंदर ये भाव ही नहीं है ना कि मैं कुछ हूं, तो परीक्षा भगवान लेंगे कैसे। जिस भक्त के अंदर ये भाव ही नहीं है कि मैं हूं ही कुछ, वो तो राममय ही है ना। हनुमान मतलब हमें तो लगता है कि वो उनकी आइडेंटिटी भी उनको नहीं पता होगी, लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं हनुमान जी, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वो इतना राममय है कि हनुमान उनको अपना नाम भी स्मरण में नहीं रहता होगा, वो इतने राममय है ना। तो सारी अयोध्या गई, हनुमान जी नहीं गए, पशु पक्षी भी गए राम जी के साथ में। जब राम जी ने समाधि ली तो अयोध्या का पशु पक्षी भी राम जी के साथ में गया, पर हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी इतने राममय हैं। तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी स्टोरी वेयर गॉड इज ट्राइंग टू, मतलब जहां पे हनुमान जी ने परीक्षा दी हो या भगवान ने परीक्षा उनकी ली हो। एंड वी ऑल आर इन द लीनिएज ऑफ श्री हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी की परंपरा में है हम लोग, क्योंकि सूर्य के शिष्य हनुमान जी हैं, है ना, सूर्य देव के पुत्र मतलब शिष्य हैं हनुमान जी ज्ञान की परंपरा में, और बल बुद्धि विद्या तीनों के वो महारथी हैं, सारा ज्ञान है उनके अंदर, अजर अमर है, सदा जागृत रहते हैं, चारों युग में उनका प्रताप रहता है, ठीक है। और क्या है, राम द्वारे तुम रखवारे। सो राम क्या है, अध्यात्म, राम रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो राम जो है साक्षात धर्म ही है। तो धर्म के दरवाजे पे कौन खड़े, हनुमान जी, है ना। हनुमान जी से अगर आपने परमिशन नहीं ली, हनुमान जी की अगर आपने एंट्री नहीं ली, टिकट नहीं लिया, तो धर्म के अंदर आपकी एंट्री जो है मुश्किल हो जाती है। और हनुमान जी ऐसा नहीं कि केवल राम जी के साथ में, वो भगवती के साथ में भी रहते हैं। हनुमान जी जो है वो देवी जी के भी उपासक हैं, परम उपासक हैं और परम भक्त हैं देवी जी के। तो देवी जी से आगे आगे हनुमान जी चलते हैं, देवी जी से आगे हनुमान जी चलते हैं, फिर बीच में देवी जी चलती हैं, फिर पीछे भैरव जी चलते हैं।
दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। सो व्हेनेवर गो टू अ देवी टेम्पल, अगर किसी भी देवी जी के टेम्पल में जाना है, पहले हनुमान जी का दर्शन हमेशा आपको मिलेंगे। हनुमान जी देवी जी के मंदिर में पहले हनुमान जी का दर्शन करना है, फिर देवी जी का दर्शन करना है, और भैरव जी का दर्शन करना है। भैरव जी का तो नियमित करना ही करना है, मतलब एक्सेप्शन ही नहीं है, ठीक है। व्हेनेवर विजिटिंग अ देवी टेम्पल, हनुमान जी, देवी जी एंड भैरव जी, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि धर्म की बात हो रही थी, धर्म त्रिकोण की बात, तो these all things are important। तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है। आप भी दर्शना जी कर सकती हैं, आपको कोई इसमें कोई इशू नहीं है, 7 बार हनुमान चालीसा आप पढ़ सकती हैं, ठीक है। और ज्ञान जो है वो भगवान के नाम में निहित है, और रामचरितमानस में क्या है, भगवान का नाम ही नाम है, केवल हर चौपाई में भगवान का ही नाम है। इसलिए जितनी बार आप उसको अध्ययन करेंगे, आपको अलग अलग गूढ़ अर्थ प्रकट होंगे, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो 5 पेजेस पढ़िए। देखिए गीता में क्या है ना कौशिक जी, इट इज लाइक अ सीक्वेंशियल एंड सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर जी। और प्योर फिलोसॉफिकल है। उसमें मतलब यू नीड टू बी इन द स्टडी ऑफ अ वेरी नाइस, वेरी इंटेलेक्चुअल गुरु, ठीक है। अदरवाइज जो रहस्य है वो प्रकट नहीं होगा। जस्ट रीड इट आउट, नो प्रॉब्लम विद द रीडिंग, रीड इट ऑन योर ओन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे रामचरितमानस में भी है, जितनी भी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया अर्थ प्रकट होगा। सेम विद गीता ऑल्सो, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया अर्थ प्रकट होगा, ठीक है। तो अभी और कुछ पिछले से रिगार्डिंग? जी, एक था लग्न और राशि के बीच में, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया तो वो भी कंफ्यूज थे, उनकी लग्न तुला थी तो उन्होंने अपनी राशि तुला मान ली। तो लग्न, आई अंडरस्टैंड, जो जैसे मैंने बताया वेस्ट ईस्ट में जो उगती है राशि, तो वो लग्न पे बैठ जाती है। कुंडली जी, द फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली इज लग्न, ओके जी, वो फिक्स्ड है, फर्स्ट हाउस ही लग्न बनेगा, फिक्स्ड। और राशि जहां चंद्रमा बैठेंगे वही राशि बनेगी, वही राशि, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। लोग कहेंगे सन साइन और मेरा नाम से ये वाली राशि है, वो सब ठीक है, आप बातें सुन लीजिए उनकी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास टाइम है, तो जिस राशि में चंद्रमा बैठेंगे वही उस व्यक्ति की राशि बनेगी, उसके ऊपर उसी के अकॉर्डिंग प्रभाव आएगा, ठीक है। और इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, लग्न में और राशि में, मतलब उनकी सिग्निफिकेंस? लग्न इज व्हाट, द राइजिंग पॉइंट ऑफ एनी राशि ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। मतलब जिस समय जातक का जन्म हो रहा है, उस समय पूर्व दिशा के होराइजन पर जो राशि है वही वो लग्न बन जाएगी। एंड फॉर एग्जाम्पल, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चंद्रमा इज इन दैट राशि। भाई जो ईस्ट से राशि उदित हो रही है उसी राशि में चंद्रमा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लग्न एंड राशि विल बिकम सेम। तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली के लग्न में चंद्रमा बैठ जाएंगे, है ना, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे, जैसे श्री रामचंद्र जी की कुंडली में। उनकी लग्न क्या है, कर्क, कर्क लग्न भी हो गई, और क्योंकि चंद्रमा लग्न में ही विराजमान हो गए तो उनकी कर्क राशि भी हो गई, ठीक है। कर्क लग्न भी हो जाएगी और कर्क राशि भी हो जाएगी। तो बोथ कैन बी सेम ऑल्सो इफ द राशि कोइंसाइड्स विद द लग्न, एंड बोथ कैन बी डिफरेंट, ठीक है। अब जब चंद्रमा लग्न में बैठ जाएंगे, तो हमने डिस्कस किया था चंद्र कुंडली के बारे में, तो लग्न कुंडली एंड चंद्र कुंडली सेम हो जाएगी, है ना। जब चंद्रमा पहले ही हाउस में बैठ गए तो चंद्र कुंडली ऑटोमेटिकली बन गई। अब हमें चंद्रमा को रोटेट करने की जरूरत नहीं है,
और लग्न क्योंकि वो पहले से बनी ही हुई है। तो अब आप बताइए कि इसमें आप क्या फलादेश करेंगे? किसी के लग्न में यदि चंद्रमा बैठे हों तो क्या फलादेश करेंगे? कि स्वभाव के बारे में, चंचल स्वभाव। वो एक तो सुंदर होंगे पहली बात, फिर वो काम नेचर के होंगे, तो सब तो ठीक है। फिजिक्स। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम हो गई, अच्छा अच्छा। इससे हमें क्या समझ में आएगा? चंद्र कुंडली हम तो क्यों देखते हैं? माइंड। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना चंद्र कुंडली के बारे में, सूर्य जी। कुंडली और चंद्र कुंडली के जी। बारे में। तो चंद्र कुंडली क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? उनका नेचर के बारे में पता करने के लिए, मोस्टली उनका स्वभाव कैसा है। देखिए चंद्रमा सूर्य ये हमारी कोर एनर्जी है ना? लग्न सूर्य और चंद्र ये हमारी कोर एनर्जी है। तो लग्न क्या है? मोर ऑफ द फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। जो हमारी लग्न बनती है वो हमारा फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो हमारी फिजिकल फॉर्म ऑफ द बॉडी है, इसको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। चंद्रमा हमारे मेंटल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंटल एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चंद्र कुंडली से हम ये जानेंगे कि व्यक्ति के सोचने का तरीका, व्यक्ति के मन के बारे में समझेंगे, है ना? चंद्र कुंडली में समझेंगे कि बाकी जो ग्रह हैं, मतलब व्यक्ति का मन जो है वो एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इसको समझेंगे। सूर्य कुंडली से हम क्या समझेंगे? व्यक्ति का सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्चुअल सोल है। सूर्य इज एक्चुअल सोल, है ना? उसकी लाइट को समझेंगे, उसके अंदर के प्रकाश को समझेंगे, उसके अंदर के ज्ञान को समझेंगे, उसके अंदर की लाइफ एनर्जी को समझेंगे। ठीक है, जब चंद्रमा हमारे लग्न में बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी जो व्यक्ति फिजिकली है, जो व्यक्ति बाहर से दिख रहा है, वही व्यक्ति मन से भी होगा। अच्छा। है ना? लग्न कुंडली चंद्र कुंडली कोइंसाइड कर गई तो अब भीतर और बाहर में अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार राम जी ने कह दिया मतलब कह दिया, अब भेद नहीं हो सकता उसमें, है ना? उनके मन में कोई खोट नहीं है। बात समझ में आ रही? चंद्रमा इन द लग्न, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम हो जाएगी, तो उसका मेंटल एटीट्यूड और उसका फिजिकल एटीट्यूड एक जैसा रहेगा। उसकी कथनी करने में भेद आपको नहीं मिलेगा, मतलब जो सोचेगा वो करेगा। एक चीज और आपको मिल गई यहां से, जो सोचेगा वो करेगा व्यक्ति, जो उसके मन में होगा वही बोलेगा, वही करेगा, मनमौजी होगा। मिल गया आपको? कर्क मतलब अगर लग्न में चंद्रमा आ गया तो व्यक्ति मनमौजी हो गया, हरफन मौला टाइप का व्यक्ति। ठीक है, लग्न में चंद्रमा आ गया मतलब क्या? लग्न मतलब दिस इज योर फेस, द माइंड, है ना? फर्स्ट हाउस योर हेड। अभी वो सब हम डीपली चलेंगे हाउस बाय हाउस जब चलेंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस इज द हेड ऑफ द बॉडी। ओके, सो हेड ऑफ द बॉडी में जो हमारा पहला भाव है कुंडली का, उसमें चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा इज व्हाट? फ्लिकरिंग इन नेचर, वेवरिंग इन नेचर, चंचल स्वभाव। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? हसमुख नेचर का होगा, हरफन मौला नेचर का होगा, बहुत ही उसका फेस शाइन करेगा, ग्लो करेगा, सुंदर होगा, है ना? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा, अगर कोई मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं हुआ तो, है ना? अब चंद्र कुंडली लग्न कुंडली सेम हो गई। जब लग्न में चंद्रमा आ गया तो उनकी लग्न कुंडली थी और उनकी राशि थी मीन, है ना? जी। तो इनके मामा जी के क्या हाल चाल है? मामा जी मतलब आई डाउट है भी अभी, आई डाउट है भी अभी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ।
पूछिएगा मामा है कि नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थोड़ी सी इस जातक के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए हमें तो जो डिस्कस करना है वही करेंगे, ठीक है। तो ऑल गुड, सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास में कौन से अगले ग्रह हैं? मंगल। मंगल। तो लिखना शुरू करिए मंगल जी के बारे में, और आज मंगलवार का दिन भी है, कोइंसिडेंस। तो हमारे सूर्य सात्विक ग्रह थे, चंद्रमा हमारे कैसे ग्रह थे? सौम्य। सौम्य। हाँ, वो भी सात्विक वो भी है। सात्विक है। मंगल हमारे जो है वो राजसिक हैं, सॉरी तामसिक ग्रह हैं, तामसिक। तामसिक नेचर के हैं, अग्नि तत्व की प्रधानता है। क्षत्रिय वर्ण, वर्ण में क्या है? क्षत्रिय वर्ण है। और हमारे सूर्य थे राजा, चंद्रमा थी रानी, मंगल सेनापति। सेनापति। सेनापति, कमांडर इन चीफ। मित्र कौन कौन है इनके? सूर्य, चंद्र और बुध, सॉरी सूर्य, चंद्र और गुरु। राजा, रानी और गुरु, बृहस्पति मंत्री। सूर्य, चंद्र और गुरु, ठीक है। शत्रु कौन है? बुध। प्रिंस और कमांडर इन चीफ की नहीं बनती, क्योंकि वो समझता ही नहीं ना कमांडर इन चीफ को प्रिंस, मतलब प्रिंस को कमांडर इन चीफ को समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधे राजा से जान पहचान है उसकी, तो राजा के बेटे से को समझता ही नहीं है, इसीलिए उसकी बनती नहीं है राजकुमार से। और शनि और शुक्र जो है वो सम है। न्यूट्रल। हाँ, शनि और शुक्र जो है वो न्यूट्रल है, सम। इनकी राशि कौन कौन सी है? मेष और वृश्चिक, फर्स्ट एंड एर्थ। फर्स्ट एंड एर्थ राशि। पुरुष ग्रह है। चंद्रमा हमारे कौन से ग्रह थे? स्त्री। स्त्री ग्रह थे, और ये हमारे पुरुष ग्रह हैं। सूर्य हमारे पुरुष ग्रह थे। किस दिशा का स्वामित्व करते हैं? दक्षिण दिशा का। मंगल जो है दक्षिण दिशा का स्वामित्व रखते हैं, साउथ। रंग कैसा है? तो रेड, डीप रेड। What is the gemstone related to मंगल? मूंगा, कोरल, रेड कोरल। इनसे संबंधित देवता कौन कौन से हैं? अब बताइए कौन है देवता इनसे संबंधित भाई? वो हनुमान जी। हनुमान जी। लिख लीजिए, हनुमान जी और कार्तिकेय स्वामी, मुरुगन स्वामी,
साउथ में मुरुगन स्वामी के नाम से जाने जी। जाते है ना। एक और स्वरूप है भगवान विष्णु का, हम लोगों ने डिस्कस किया था अवतार में, कौन सा अवतार था मंगल ग्रह से रिलेटेड? नरसिम्हा। नरसिम्हा अवतार, वो भी आप लिख लीजिए, नरसिम्हा अवतार। मध्यम कद काठी है ना, एवरेज हाइट। और क्या है, कुमारावस्था, यूथफुल स्टेट, कुमारावस्था, एकदम यंग स्टेट में रहते हैं। मंगल मीन्स यंग। क्रूअल फेस, कमांडर इन चीफ का चेहरा देखा आप लोगों ने कभी? सेनापतियों का चेहरा, क्रूअल फेस है ना, लिख लीजिए। और क्या क्या चीजों के कारकत्व है इनके पास में? करेज, साहस, लिखिए। इसके बाद में छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन को भी हम मार्स मंगल से देखते हैं। स्टैमिना, ठीक है, किसी व्यक्ति का जो स्टैमिना है, फिजिकल स्टैमिना, वो हम मंगल से देखते हैं। उसकी इच्छा शक्ति। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स लैंड प्रॉपर्टी, ऑलराइट। एनिमी, शत्रु, प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ लैंड। हाँ यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद में एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, तो चोट चपेट लग जाती है, वुंड्स, घाव, ये सब ब्लड शेड हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, घाव हो गया, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू मंगल, ठीक है। सर्जरी ऑल्सो। सर्जरी ऑल्सो, ऑपरेशन, सर्जरी रिलेटेड टू मंगल। इसके बाद में लॉजिकल माइंडसेट, लॉजिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड टू मंगल। मैथ्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल लॉजिक रिलेटेड टू मंगल। आर्मी, आर्मी, पुलिस फोर्स, डिफेंस फोर्स, जितनी भी प्रकार की फोर्सेस हैं आपकी, जितनी भी प्रकार की आपकी सेनाएं हैं, सब मंगल। क्रोध, गुस्सा, एंगर, है ना, मंगल से गवर्न होता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, मंगल का कारण है, ठीक है। पाप, जो पाप कर देते हैं व्यक्ति, पाप का कारकत्व तो मंगल के ही पास में है। अच्छा। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, कैसा शॉर्ट टेम्पर्ड, एक्शंस,
एक्शंस को लेने वाला, एक्शंस करने वाला, है ना, कैपेबिलिटी टू टेक एक्शंस। नाउ राइट डाउन डिजीजेस, इससे संबंधित विकार जो है, मंगल ग्रह से संबंधित विकार, तो ब्लड प्रेशर, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्लड, है ना, सारी मंगल से देख ली जाएंगी। वुंड्स, है ना, जो भी घाव हो गए, जो भी घाव हो गया, चोट जितनी भी लग गई, जितने भी कट लग जाएंगे आपको, कटिंग्स लिख दीजिए, कट्स, वुंड्स, बॉयल्स, बर्न्स, जल, कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसको मंगल से देखेंगे, ठीक है। और इंजरीज, एक्सीडेंट्स, ये बताई देता, इचिंग, इचिंग की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलर्जी, all these things are related to मंगल। गेटिंग इट? तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्कशन हैं मंगल ग्रह के लिए। तो मंगल ग्रह जो हमारे हैं वो जितना जितना आता जाएगा वो आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो मंगल ग्रह जो है वो हमारे तीसरे प्लैनेट है, सूर्य, चंद्र और मंगल। थर्ड ऑर्डर पे वो राजा, रानी, और फिर इस रानी के बाद में जब पावर आती है तो किसके पास में आती है? मंगलापति, ठीक है। बट तो मित्रता हमने समझी किसके किसके साथ में है? सूर्य के साथ में है, चंद्रमा के साथ में है और गुरु के साथ में है। तो यदि कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है तो शुभ परिणाम देगी। बाकी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हम केवल अभी दो चीजों को फैक्टर में दिमाग में रखें अगर, तो सूर्य एंड मंगल विल टुगेदर, दीज आर गुड फ्रेंड्स, है ना। युति मतलब एक ही हाउस में? यस, एक ही हाउस में। युति मीन्स कॉम्बिनेशन, अच्छा, ठीक है, सिटिंग टुगेदर इन वन राशि, दिस इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। लिख लीजिए, युति का मतलब कंजंक्शन। तो सूर्य मंगल की युति, कंजंक्शन, गुड रिजल्ट्स। मंगल चंद्र कंजंक्शन, गुड रिजल्ट्स। मंगल एंड गुरु कंजंक्शन, गुड रिजल्ट्स। अभी हम यहाँ पे राशियों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बाकी अदर प्लैनेट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जनरल एक मित्रता के भाव पर लेकर के चल रहे हैं बात को, है ना। तो मंगल विल गिव गुड रिजल्ट्स, मंगल और अच्छा काम करेंगे। जो भी एक्शन है, जो भी पावर है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो मंगल ग्रह से ही डिलीवर होती है, ठीक है। तो जैसे हमारी सूर्य हमारी सोल एनर्जी है, कोर एनर्जी है, लेकिन वो जो एनर्जी है उसको काइनेटिक रूप में बदलने का काम मंगल ही करते हैं। अच्छा। जैसे अनटैप्ड एनर्जी जो है वो सूर्य की एनर्जी है, उस अनटैप्ड एनर्जी को वर्क में लाना, उस एनर्जी को काम पे लगाना, ये मंगल का काम है, ठीक है। ये क्या है? मंगल। ये मंगल का काम है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना मंगल का काम है। मंगल की राशि कौन कौन सी है? देखिए, फर्स्ट राशि मेष। तो स्टार्टिंग के लिए मतलब आपको पोटेंशियल से काइनेटिक में परिवर्तित करना पड़ेगा ना। पोटेंशियल मींस व्हाट? स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट पे है, होगी उसके अंदर एनर्जी, पर वो रेस्ट पे है। मूवमेंट जो है वो मंगल है, ठीक है। वो एनर्जी जब एक्चुअल परफॉर्म करने चलेगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, देन इट बिकम्स मंगल। एग्जीक्यूशन बता सकते हैं?
एग्जीक्यूशन, यस, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन जो है, इसीलिए समझिए कि जो ताकत है राजा की वो उसकी सेना में होती है, क्योंकि एक्चुअली एनर्जी एक्सरसाइज तो सेना ही करती है ना। कहने के लिए तो राजा है, सेनाओं का अधिपति है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन सेना ही एक्चुअल में, सेनापति जो है वो एक्चुअल में कमांड करेगा सेना को। वो बोलेगा गोली चलनी है तो गोली चलेगी, वो बोलना है गोली नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, है ना। तो एक्शन में जब एनर्जी आती है देन इट इज मंगल। तो अगर हमें देखना है किसी लीडर के केस में कि क्या ये व्यक्ति वॉर करेगा कि नहीं करेगा, तो वी विल लुक एट मंगल ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट लीडर, ठीक है। एक्शंस लेने की कैपेबिलिटी जब देखेंगे तब हम मंगल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है जी। दिस कैन बी सीन इन द कुंडली ऑफ नरेंद्र मोदी ऑल्सो, ठीक है। Whenever he talks about taking action. जैसे पाकिस्तान के केस में जो कुछ भी हुआ, 2-3 बार जो स्ट्राइक्स वगैरह हुए, ओके, so that you can see the prominence of मंगल, कि वो बोल रहे हैं कि घर में घुस करके मारेंगे, है ना, शांत नहीं बैठेंगे, हम भी एक्शन लेंगे। So this is what Mangal is doing its work. Getting it? The prominence of Mangal. Second one is the Vrishchik Rashi, 8th house. See, two different Rashi. One is of Dharma Trikod, second is of Moksha Trikod. जी ठीक है। जी। One is in Dharma Trikod, पहला हाउस है, एंड उनकी दूसरी राशि कौन सी है? 8वीं राशि, वृश्चिक राशि, 8th हाउस, ठीक है। कालपुरुषी कुंडली में 8th हाउस में ही 8th राशि पड़ेगी, ठीक है। सो 8th हाउस इज कंसिडर्ड एज द डेथ, यही तो है ना। 8th हाउस जो होता है कौशिक जी, वो कुंडली के डेथ को सिग्निफाई करता है। फर्स्ट हाउस बर्थ को सिग्निफाई करता है, और 8th हाउस जो होता है वो डेथ को सिग्निफाई करता है। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट से कहानी शुरू होती है और 8th पे खत्म हो जाती है। Then a question arises, what about 9th, 10th and 11th and 12th house? भाई कुंडली में 12 भाव क्यों दिए गए? जब पहले पे जन्म है, 8वें में मृत्यु है, तो ये बाकी 4 भाव क्यों हैं कुंडली के अंदर? So when the death happens, then the dharma starts of the 9th house. एक्चुअल में 9th हाउस जो धर्म का है, अध्यात्म का है, that is the gateway into spirituality. When mentally ये जो मेंटल पेन आपका फिजिकल, आपका जो फिजिकल नेचर है, ये मर जाता है। When your ego dies, फर्स्ट हाउस क्या है? मेष, ईगो, है ना। जब वो अहंकार समाप्त होता है अष्टम भाव में जाकर के, तब 8वें भाव का, 9वें भाव का अध्यात्म जागृत होता है। अष्टम हाउस इज ऑल्सो फॉर डेथ, इज ऑल्सो फॉर समाधि, ठीक है। समाधि के लिए भी अष्टम हाउस को ही देखते हैं, योग के लिए भी अष्टम हाउस को ही देखते हैं, 8th हाउस को ही देखते हैं। गेटिंग इट? वो क्या है? डीप बैठा है। वृश्चिक राशि बहुत डीप राशि है ना। वैसे तो जल तत्व की राशि है, बट मंगल इज द ओनर। मतलब मंगल वैसे अग्नि तत्व प्लैनेट, राशि जल तत्व राशि। मोक्ष त्रिकोण 4, 8 and 12, ठीक है। तो यहां पे क्या आता है? दूसरा स्वरूप आता है मंगल का। अलग अलग फैक्टर्स हैं। दैट इज वाई हनुमान जी मंगल
You can see both the factors in हनुमान जी. मतलब फियर्स में भी फियर्स अगर कोई है तो हनुमान जी, और डिवोशन में भी डिवोशन अगर कोई दिखा सकता है तो हनुमान जी. मतलब टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वंस लाइफ. गेटिंग इट और नॉट? Yeah. मतलब इतने फियर्स हैं कि उनसे फियर्स भी है ही नहीं. ठीक है, इतना उनको एक बार गुस्सा आ गया राम जी को आंसू देख करके कि उनको लगा कि अब तो सब खत्म कर देना. राम जी की आंखों में आंसू. ही कैन नॉट मतलब बियर इट. उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, है ना. उन्होंने अपने हाथ पे ले लिया. अगर वो आंसू गिरता धरती पर तो प्रलय हो जाती. जब सीता जी के वियोग में थे राम जी, तो उन्होंने हनुमान जी को अपना बिल्कुल अपनी लिमिटेशंस को भूल गए हनुमान जी, क्योंकि रुद्रावतार है ना. हे शिव, और शिव के लॉर्ड हनुमान जी, मतलब राम जी द लॉर्ड ऑफ शिव, है ना. और राम जी की सेवा करने के लिए उन्होंने हनुमान जी का रूप लिया, उनके परम भक्त बने. दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट दैट राम जी नेवर टेस्टेड हनुमान जी his bhakti, because he knows that he is Shiv, है ना. वो परस्पर एक दूसरे के गुरु हैं, राम जी शिव जी के और शिव जी राम जी के. जी. वो इतने बड़े उन्होंने विकराल रूप ले लिया हनुमान जी ने कि वो रावण तो कुछ भी नहीं था, उसको एक सेकंड में खत्म करके पूरी ब्रह्मांड खत्म करने के लिए तत्पर हो गए. राम जी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और जब भक्ति में आते हैं तो उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है. You know, watery sign. Bhakti is what? Liquidity. So Agni, Mangal is in Mesh Rashi, it is Agni, pure Agni, and in Vrishchik it is water. ठीक है? In Vrishchik it is water, pure devotion. विभीषण ने केवल ताना मार दिया, उन्होंने अपना सीने ही चीर दिया. विभीषण के एक छोटे से ताने पर उन्होंने अपना सीना चीर दिया, बिल्कुल दिखा दिया कि मेरे हृदय में है सीताराम जी. दिस इज व्हाट प्योर डिवोशन, है ना. प्योर डिवोशन. तो फर्स्ट हाउस एंड द 8th हाउस. ठीक है, और 8th हाउस का स्वामित्व है, मृत्यु को जीते हैं हनुमान जी, अजर अमर है ना. हु इज द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस? मंगल, अजर अमर, हु हैज ओवरपावर्ड द डेथ. Mangal. How? Because Hanuman ji is Bal Brahmachari. Death is nothing for him. मतलब उनके लिए डेथ क्या है ही नहीं. ओवर पावर्ड कर चुके हैं वो डेथ को. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं. So मंगल इज वन, मतलब which is the actually kinetic energy of the chart. ठीक है, तो व्यक्ति का मंगल जब आप देखेंगे कुंडली के अंदर अच्छे प्लेसमेंट्स के साथ में, जिसको हम कल और डिस्कस करेंगे, अभी फर्दर सारा डिस्कशन करेंगे, तब कल हम चलेंगे तो हम समझेंगे कि डिफरेंट जो उनके साइन है, उच्च और नीच वाले, ठीक है. Tomorrow we will discuss the rashis, the nakshatras, and the exaltation and the deviation. ठीक है, मंगल से रिलेटेड सारी डिस्कशन जो होगा वो हम कल करेंगे. कल मींस द नेक्स्ट when will it be? Friday. फ्राइडे सैटरडे मैं नहीं हूँ, तो आई गेस मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. फ्राइडे सैटरडे आप नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? रामेश्वरम जा रहा हूँ तो. ओके, तो लेट्स सी, विल डिस्कस. इफ यू वांट टू डू टुमारो, कल है आपके पास समय? जी कर सकता हूँ. कल दर्शना जी आपके पास इवनिंग में समय रहेगा, सेम टाइम?
जी नो प्रॉब्लम जी। विद दैट। ठीक है, देखिए अभी हम लोग के पास फ्लेक्सिबिलिटी है ना, हम लोग कम लोग हैं, ज्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आती है। नो प्रॉब्लम, विल ज्वाइन टुमारो देन। ओके, तब तक जो भी मंगल के रिलेटेड कार्यकत्व हैं, उनके रिलेटेड सिग्निफिकेंस है, उसको रिवाइज करिएगा और फिर से हमें कुंडली ढूंढनी है। ठीक है, चंद्रमा वाली कुंडली दर्शना जी आपने कुछ और देखी फिर नहीं मिली हाँ देखिए। तो कुछ समझ में आया? हाँ जैसे अभी आपने बताया वो लग्न में ही है हम्म, मून। आ, और राशि है 9th राशि धनु राशि है। ठीक है। जैसा मुझे लग रहा है कि धनु तो हो गई धनु की राशि, और हाउस फर्स्ट हो गया तो वो उसके फिजिक्स को बताता है, उसके नेचर को बताता है। तो मेरे हिसाब से वो काम नेचर का होना चाहिए वो व्यक्ति, सुंदर भी होना चाहिए, चंचल भी होना चाहिए, अब देखिए और काम धर्म और की। चंचल दोनों चीजें आ गई यहाँ पे। अच्छा, ये आपने बोला काम होना चाहिए, फिर आपने हाँ बोला सॉरी चंचल। सॉरी, सही सही है, सही। अब देखिए हाँ यहाँ हाँ। पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि धनु गुरु की राशि है। ठीक है, अब गुरु का देखना पड़ेगा, प्रभाव आ रहा है कि चंद्रमा पे भी नहीं आ रहा है। अच्छा, वो गुरु को देखना होगा, वो धनु है तो। अच्छा। ठीक है, अदरवाइज अगर हम धनु में समझे चंद्रमा को, धनु राशि के, तो ऐसे व्यक्ति स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल चंचल होता नहीं, है। अच्छा, नहीं होता है। बहुत चंचल क्योंकि नहीं। धनु अच्छा राशि के जो लोग होते हैं बहुत चंचल, क्योंकि गुरु में गुरुत्व है ना, भार है, अच्छा। स्टेबिलिटी है, दैट वो इफेक्ट रहता है धनु राशि का। आप बताइए। तो मतलब धर्म के प्रति। धर्म वाला है तो ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है। और और अब मुझे ये नहीं मालूम कि सब क्या कितना गुड गुड वाला लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। मुझे मून में एकदम नहीं तो समझ में आया। अभी इसमें, अभी जैसे धनु राशि में चंद्रमा है, तो अभी आप निगेटिव इसमें कैसे ढूंढें? अभी आपको निगेटिव ढूंढने की क्या जरूरत है? इसमें सारा पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब एंजाइटी नहीं होगी। अभी तो मतलब क्योंकि हम बाकी फैक्टर्स नहीं ले रहे हैं ना, बाकी एस्पेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा एक धनु राशि समझ रहे हैं। ठीक है ना, धनु राशि में चंद्रमा को समझ रहे हैं, तो वहां पे मतलब क्या है? जैसे मूड स्विंग्स वाला जैसे प्रॉब्लम होता है वो उसका डीमेरिट है, हाँ, वो तो ये नहीं होगा। वो नहीं होगा, इनका दिमाग शांत रहेगा। शांत रहेगा। यस, अच्छा। धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब स्टेबल माइंडेड भी होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। जी। और जैसा आपने बोला था जैसे कि आंखों की समस्या भी होती है, अगर। आंखों की समस्या कब होगी? जब चंद्रमा परेशान होंगे। जी जी। तो इसमें तो वो फिर नहीं होना चाहिए। नहीं दिख रहा है यहाँ से, कट गया क्या नेटवर्क? हाँ, अब आ गया। अब देखिए, अभी क्योंकि हम केवल धनु राशि को कंसिडर कर रहे हैं, जी। यहाँ से तो चंद्रमा हमको परेशान नहीं दिख रहा है ना, नहीं, तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए। बट इसको चश्मा लगा हुआ है। हाँ, तो क्योंकि फिर हम बाकी चीजें देखेंगे, अच्छा लेकिन अगर केवल हमें नहीं पता है ना, तो हम नहीं कह सकते। तो अच्छा। और चलिए, ठीक है, बताइए। चंद्रमा का नक्षत्र भी देखिएगा, किस नक्षत्र में चंद्रमा है, धनु राशि में। अच्छा, ये तो मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, नक्षत्र कौन सा है। कोई बात नहीं, अभी राशि में चलेंगे फिर नक्षत्र। देखिए हम नक्षत्र इसलिए बता देते हैं ना, क्योंकि वो एक लेवल और अप हो जाता है, जी हमारी और सटीक होगी, है ना, जी। इतना हम नक्षत्र को लेकर के चलेंगे। क्योंकि हम एक साथ आपको 27 नक्षत्र की लिस्ट दे दें, आप याद करें, रटने वाला काम वो सही नहीं है। हमने ठीक सूर्य है। के 3 नक्षत्र पढ़े,
चंद्रमा के 3 नक्षत्र पड़े तो वो अपने दिमाग में बिठा लिए। ग्रह और नक्षत्र एक साथ चलेंगे तभी आपके दिमाग में बैठ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लिस्ट दे दें आपको, फिर स्वामी दे दें और रटने के लिए दे दें, आप रटेंगे अगले दिन भूल जाएंगे। तो सूर्य के 3 नक्षत्र आप बताइए कौन कौन से हैं? कृत्तिका नक्षत्र, फिर उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़। ठीक है। अब ये ऐसे याद नहीं होंगे जब तक आप कुंडलियों पे काम नहीं करेंगे। जब कुंडलियों पे काम स्टार्ट हो जाएगा तब अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्मृति में रहेंगे, ठीक है। चलिए कल फर्दर हम मंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक चीज और जो हम भूल गए, हालांकि पहले डिस्कशन हो गया था, मंगल से संबंधित जो स्तोत्र है हनुमान चालीसा, ठीक है। तो मंगल के लिए आपको कुछ भी उपाय बताना है किसी को, हनुमान चालीसा बहुत जागृत, बहुत सिद्ध, इससे सुपर कुछ है ही नहीं। आप अपने जीवन में करिए और दूसरों के जीवन में भी इसका मतलब विनियोग करवाइए, ठीक है। 7 टाइम्स हनुमान चालीसा डेली करिए, इसमें कोई इसको रखिए ही मत एक्सेप्शंस के लिए, हैबिट बना लीजिए 10 मिनट। चलिए नेटवर्क इशू भी बहुत हो रहा है, चलिए शुभ रात्रि आप सभी को। शुभ रात्रि, सीताराम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।